page number 204, sum number is 5, and because this is the last question of our government textbook, it is a bit difficult. It is not as difficult as compared to the first one. First one हमने किया था, बहुत लंबी कहानी थी, बहुत सारे अकाउंट्स थे. मेरे हिसाब से वो सम एग्जाम में नहीं आना चाहिए. ऐसा सम आ गया तो चलेगा, बिकॉज ऐसे सम में टाइम जाता नहीं है. एंड अकाउंट्स लिखते के टाइम पे टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अकाउंट्स आता सबको है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे वो मिनिमम टाइम में सारे सम्स को टैली करना, सब अकाउंट्स को क्लोज करना, ये सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनसे ही होता है, बाकी के लोगों से नहीं होता है. समझ में आ रहा है क्या? अकाउंट्स पेपर इजी है, और इस साल तो और इजी रहेगा, क्योंकि इस साल सारे पेपर्स इजी आने वाले हैं. तुम लोग लकी भी हो सकते हो और तुम्हारा लक खराब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लक खराब इसके लिए बोल रहा हूँ, पेपर इजी हार्ड आएंगे ऐसा नहीं, पेपर तो इजी आएंगे. लक खराब इसके लिए बोल रहा हूँ कि सब पेपर इजी आएंगे तो सारे के सारे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स आएंगे, तो कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा, टारगेट्स हाई सेट हो गए, कॉलेजेस में एडमिशंस का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज सब स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं. तो एक प्रॉब्लम ये है ये साल, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सबको अच्छा ही मार्क्स मिलेगा. जो स्टूडेंट अच्छे से मेहनत करेगा उसको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, इतना याद रखने का. क्लियर है? टाइम कम है, जैसे कॉलेजेस स्टार्ट हो रही है, प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, इनको एग्जाम लेना है, इनको एग्जाम लेके फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है. मेरा हमेशा का एक डायलॉग अभी रेगुलर डायलॉग हो गया है, एग्जाम बोर्ड के लिए एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन हमारे लिए फ्यूचर है. बोर्ड्स के लिए इट्स अ फॉर्मेलिटी टू टेक एग्जाम्स, एंड दे विल टेक द एग्जाम्स, एंड दे विल ट्राई टू रैप ऑफ द एग्जाम एज सून एज पॉसिबल. इमटेरियल के कॉलेजेस में सिलेबस हुआ नहीं हुआ, कॉलेजेस वाले तो अभी भी बोल रहे हैं कि हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया, कुछ पढ़ा है नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं कि सिलेबस खत्म हो गया. समझ में आ रहा है क्या? तो पॉइंट ये है कि तुम्हारा नुकसान है इसके अंदर. एग्जाम जल्दी हो जाएगा, मार्च में हो गया तो हालत खराब होने वाली है. The balance sheet of Sohan, Rohan and Mohan who share profits and loss in the ratio 3:2:1 as follows. बैलेंस शीट दिया हुआ है. मिस्टर रोहन died on 1st October. 1st October. ईयर एंड चेक करो. ईयर एंड क्या है? 31st मार्च. हमेशा ईयर एंड 31st मार्च नहीं रहेगा. कभी ईयर एंड 31 दिसंबर हुआ तो नंबर ऑफ मंथ बराबर से गिनना, नहीं तो हम लोग अप्रैल से ही गिनने लग जाएंगे. ईयर एंड चेक करो. 31 मार्च तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. 1st अक्टूबर को गया ना तो अक्टूबर मत गिनो. हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ. तो ये कितने महीने का है? 6 महीने का है. कहाँ पे लिख दूं? कुछ जगह है ही नहीं. 6 मंथ्स इधर लिखता हूँ. 6 मंथ्स का समय. सो एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, any salary, monthly salary, any monthly commission, anything which is given monthly to the deceased partner, जानबूझकर monthly देते हैं. जानबूझकर बोलते हैं इसका सैलरी है ना मरा हुआ पार्टनर, उसका सैलरी 2000 रुपया पर मंथ है. तो पर मंथ है तो अपने को देखना कितने महीने, तो महीने के हिसाब से. जानबूझ के पर एनम देंगे तो कितने महीने का कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. है इजी चीज, है मामूली सी चीज, लेकिन गलती होती है. अरे समझ में आ रहा है क्या? आगे चलते हैं. एंड फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेर मेड. एडजस्टमेंट बहुत सारे दिए हुए हैं. नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मैं सच बोलता हूं, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक नहीं है, इसके अंदर पहली बार प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है. नहीं तो जो डिजीज पार्टनर जो मरता है ना, सिर्फ उसका ही कैपिटल अकाउंट बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा. प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहली बार बोला है. हमारे टेक्स्ट बुक में भी एक ही समय ऐसा जिसमें पार्टनर्स कैपिटल बोला है. ये अकाउंट इज अ वर्किंग नोट नंबर 1, बिकॉज ये तो बनाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि प्रॉफिट डालना पड़ेगा यहाँ पे. ओके, स्टार्ट करते हैं. एडजस्टमेंट नंबर 1. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000. गुडविल किसका? फर्म का. गुडविल किसका? फर्म का. तो गुडविल फर्म का मतलब सारे पार्टनर्स का. तो गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल इज रेज्ड, फर्म का वैल्यू कैसे आएगा? एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स. गुडविल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. गुडविल तेरे डेबिट में क्या लिखूं? टू ऑल पार्टनर्स. ऑल पार्टनर्स तेरे क्रेडिट में क्या लिखूं? बाय गुडविल. कितना है? 15. कितना है? 15. 15 25. अभी डिवाइड करो ना.
कोरोना और जो भी है कोरोना 15 10 5 कोई तकलीफ नो तकलीफ इजी के हार्ड इजी ऑगस्ट चलेगा। अच्छा इधर नहीं बोला है बैलेंस शीट ये सब नहीं बोला है, लेकिन अगर ये सब में बैलेंस शीट बनाने का रहेगा ना तो गुडविल अकाउंट बंद होएगा तो गुडविल का बैलेंस आएगा तो असेट में जाएगा। इसमें बोला नहीं है ना बैलेंस शीट। तो अभी अगर सोचो ना कि नॉर्मल सम रहता सब अकाउंट बनाने का बोला था गुडविल अकाउंट बनता तो फिर बैलेंस आता तो वो असेट में दिखता था, गुडविल अकाउंट में जाता था। हाँ गुडविल अकाउंट के डेबिट में। आगे चलते एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 हार्ड है, टिक मार्क करके छोड़ दो। आगे चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3। इन्वेस्टमेंट्स वेर वैल्यूड एट 60,000। हाँ करूंगा तो मैं ही, लेकिन बाद में करूंगा ना, पहले इजी इजी जो है वो खत्म करते हैं। अभी सोचो ना सिंपल सा लॉजिक देखो ना, अभी कल एग्जाम है तुम्हारा, डेथ ऑफ पार्टनर का टेस्ट है कल। अभी डेथ ऑफ पार्टनर में मैं सच बोलता हूं कि मैं कभी भी क्वेश्चन पेपर सेटिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट लेता ही नहीं। मैं पढ़ाता हूं और निसर को बोलता हूं तेरे को जो लगता है वो क्वेश्चन डाल दे, क्योंकि अगर मैं पढ़ाऊंगा और मैं ही बोलूंगा डालने के लिए तो मैं इजी बोलूंगा ना कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वही डालना। लेकिन अगर निसर ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डाल दिया तो तुम लोग हाँ हर बार अच्छा है ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया ना तो ऑटोमेटिकली 6 एडजस्टमेंट है, 6 में से आउट ऑफ द बॉक्स कितने एडजस्टमेंट आएंगे? 1 2 ज्यादा से 3, बाकी के पोस्टिंग और 3 एडजस्टमेंट तो सॉल्व होएंगे। बोर्ड में भी वैसे ही होएगा, कोई टीचर आउट ऑफ द बॉक्स डालेगा नहीं, इस साल तो नहीं डालेगा, बट अगर डाल भी दिया तो भी एक स्टूडेंट को आरडीडी, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व उसमें मार्क्स मिलेगा ही। समझ में आ रहा है ना? तो पहले जो इजी चीजें है ना पहले वो खत्म करके ले लेने का। अभी ये एडजस्टमेंट थोड़ा हार्ड भी लग रहा है, ये एडजस्टमेंट हार्ड लग रहा है, ये प्रॉब्लम देखा थोड़ा एडजस्टमेंट हार्ड लग रहा है, पहला ही प्रॉब्लम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पहला ही प्रॉब्लम सॉल्व करने का, दूसरा प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर देने का और ये वाले प्रॉब्लम को रुका देने का, बाद में सॉल्व करने का। समझ में आ रहा है ना? कौन सा सम पहले करने का है ना वो एक ट्रिक है। पेपर सॉल्व करना एक ट्रिक है, पेपर में पास होना एक ट्रिक है। जो बच्चे फेल होते हैं ना वो लोगों को ट्रिक ही नहीं मालूम रहती है। बहुत लोग अलजेब्रा ज्योमेट्री में भी फेल होते हैं, नहीं कहना स्कूल लेवल में भी, स्कूल्स में कितने लोग फेल होते हैं अलजेब्रा ज्योमेट्री में, वो लोगों को ट्रिक ही नहीं मालूम है कि पास कैसे होने का। और मैंने बहुत बार ट्रिक समझाया है, 10th में भी समझाया था कि एक चैप्टर है कंस्ट्रक्शन करके, गटर कंस्ट्रक्शन। अरे थर्ड क्लास से थर्ड क्लास बच्चे सर्कल बनाते बैठते, बोले सर्कल चेन का लेवल अलग, चेन का हमें इज डिफरेंट। तो उसका लॉजिक नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि देयर आर ट्रिक्स टू राइट द पेपर, देयर आर ट्रिक्स टू पास, देयर आर ट्रिक्स टू स्कोर मार्क्स, देयर आर ट्रिक्स टू गेट आउट ऑफ मार्क्स। छोटी छोटी ट्रिक है, अपने को मालूम है, लेकिन तुम्हारे सामने जब वो ट्रिक आएगी ना तो तुमको आइडिया आएगा, अरे यार ऐसा करने का था क्या, ये चीजें पहले करने की क्या, अच्छा ये सम पहले करने का क्या। समझ में आ रहा ना? 7 सम करने के बोर्ड्स में, तो 5 सम जो फटाफट खत्म होने वाले हैं, जो इजी है वो पहले खत्म कर देने के, जो बाकी के जो हार्ड सम है वो बाद में रखने के। फिर वो कोई भी नंबर, बाकी के जो पहले 5 सम जो इजी है उसमें भी अगर ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन हार्ड है, टोटल करने को लफड़ा हो रहा है, ओपन करके छोड़ दो अकाउंट, बंद मत करो, चाहिए तो रुक जाओ। लेकिन सब अकाउंट ओपन करके छोड़ेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, कुछ टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि ना 7 क्वेश्चन करने हैं ना बोर्ड्स में तो 7 सॉल्व कर देने का, सब अकाउंट ओपन करके छोड़ देने का, एंड एट द एंड लास्ट 1 घंटा या आधा घंटा बचा फिर सबका क्लोजिंग करके बैठने का। लेकिन उसमें क्या होता है मालूम है क्या? चक्कर आ जाता है। हाँ हर एक अकाउंट बंद करो, टोटल टोटल टोटल, अरे बाप रे, फिर वो 0 + 0 0 नहीं होता, 5 हो जाता है। हाँ कुछ उल्टा ही कैलकुलेशन हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? सब एक साथ बंद करने का ही नहीं, कुछ अकाउंट पहले बंद करने का फ्रेश फ्रेश, कुछ गरम गरम बीच में बंद करने का, कुछ एकदम एंड में ठंडेपन में हाँ बंद करने का, ऐसा करने का। समझ में आ रहा है ना? सब एक साथ बंद नहीं करने का। मतलब मैं एग्जाम के पहले, बोर्ड एग्जाम के पहले ट्रिक्स दूंगा और हम लोग अकाउंट्स के इतने पेपर सॉल्व करेंगे क्लास में कि ऑटोमेटिकली तुम लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि तुम्हारे को मेहनत ज्यादा करनी है। मेरा मेहनत हो गया, लॉकडाउन में मैंने सारे वीडियोस बना लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियो बना लिया, अभी देखो ये वीडियो ही बन रहा है।
आज से 4 महीने के बाद 3 महीने के बाद एग्जाम जब रहेगा और तुम लोग बोलेंगे सर ये ऑल पार्टनर्स वाला एक बार बताओ ना, और नहीं समझ रहा है तो मैं मेरा वीडियो बोलूंगा, वो वीडियो देखो, लिंक सेंड किया है वो पार्ट देखो, मैंने बोला था 3 महीने बाद तुम्हारे को ये लगेगा, वो वहां से चेक करो, वहां से फॉरवर्ड करो, वो बराबर से 4 मिनट 30 सेकंड पे आ रहा है, ऐसा मैं लिख के भी रख दूंगा। चलो हाँ चलो, इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 60, तो पहले इन्वेस्टमेंट कितने के थे 40, अब बढ़ गए शेन डेप्रिसिएशन। शेन ने उल्टा बोला तो समझ जाओगे उल्टा ही है, बराबर डेप्रिसिएशन, तो वो बोल रहा है डेप्रिसिएशन, तो हम लोग क्या समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बाय क्या इन्वेस्टमेंट गेट लो बोलना 20,000। आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट नंबर इज 4, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000। अब तुम लोग बोलेंगे सर ये तो वही है ना, ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू वाला ट्रांजैक्शन है ना, तो मैं बोलूंगा नहीं, इंग्लिश में रीड करो एक बार फिर से, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000, मतलब मेरे हिसाब से इसका इंग्लिश का हिंदी कन्वर्सेशन ऐसा है कि स्टॉक का वैल्यू है 90,000, उसका वैल्यू 5,000 से कम करने का है, स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000, मतलब स्टॉक का वैल्यू 5,000 से कम करने का है, ऐसा है, ऐसा नहीं है इंग्लिश में, ऐसा इंग्लिश भी हो सकता था, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 5,000, मतलब स्टॉक जो है वो 5,000 अंडर वैल्यूड है, वो अलग ट्रांजैक्शन है, और ये अलग है, इधर लिखा है स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000, मतलब स्टॉक का वैल्यू 5,000 से अंडर वैल्यू करना है, कम करना है, तो स्टॉक जो है असेट में आता है स्टॉक, इसका वैल्यू 5,000 से कम करना है, अंडर वैल्यू करने का मतलब डेप्रिसिएशन करने का है, कितना 5,000, डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट टू स्टॉक। अरे समझ में आ रहा है, बस इंग्लिश का हेर फेर है, और अगर ऐसा लिखा होता है इंग्लिश में स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 5,000, तो अंधा और लंगड़ा, अंधा और लंगड़ा म्हणजे काय माहित आहे का, असेट ओव्हर व्हॅल्यू ला लेस, असेट ओव्हर व्हॅल्यू लेस, तो इसका उल्टा असेट अंडर वैल्यू एड, तो अगर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 5,000 बोला रहता तो फिर इधर ऐड करने का था एप्रिसिएशन 5,000, डेबिट में ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, जमीन आसमान का फर्क है सिर्फ एक इंग्लिश के सेंटेंस की वजह से। स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय 5,000, मतलब स्टॉक का वैल्यू 5,000 से कम करने का है, क्या करने का है, कम करने का है। ओके आगे चलते हैं, प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर्स, मतलब आरडीडी कितना आएगा 10%, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू आरडीडी, हाउ मच, आगे चलते हैं, नेक्स्ट, पेटेंट्स वेर वैल्यूलेस, वैल्यूलेस मींस यूजलेस, पेटेंट्स वेर यूजलेस, मतलब 12,000 के पेटेंट है, अभी उसका वैल्यू 0 है, तो डेप्रिसिएशन कितना हुआ, पूरे 12, शाबाश। तो दूसरा इफेक्ट टू पेटेंट्स, हाउ मच, 12,000। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, मिस्टर रोहन वॉज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट, मतलब ये लास्ट वाला ट्रांजैक्शन है। अभी सम के अंदर क्या हार्ड है मालूम है, एडजस्टमेंट नंबर 2 और एडजस्टमेंट नंबर 6 का इंग्लिश हार्ड है, बाकी कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 2 हार्ड है, देख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी वेर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है अमाउंट जरा बोलो पहले, एक सॉल्व करता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग है 40,000, बराबर बराबर, दिस 40,000 इज गिवन, बराबर। अभी मंत्र अंधा और लंगड़ा, असेट ओवर वैल्यू लेस, तो असेट अंडर वैल्यू एड, असेट अंडर वैल्यू एड, बट कितना अंडर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं जरा देखना, नॉर्मल माइनस अंडर इज इक्वल टू गिवन, इज इक्वल टू हमेशा याद रखना, नॉर्मल इज ऑलवेज 100, नॉर्मल इज ऑलवेज 100 माइनस कितना अंडर वैल्यू है
20% तो 20, तो गिवन कितना है 80, गिवन कितना है 80। अब तुम लोग बोलेंगे सर ये फॉर्मूला आपने कहां से लाया? ये फॉर्मूला नॉर्मल फॉर्मूला है, नॉर्मल रहता है 100 माइनस अंडर इज इक्वल टू गिवन। यही क्वेश्चन रहता लैंड एंड बिल्डिंग इज ओवर वैल्यूड, तो नॉर्मल प्लस ओवर इज इक्वल टू गिवन। सिर्फ दो ही रह सकता है, या तो अंडर वैल्यू रह सकता है या तो ओवर वैल्यू रह सकता है, बस। तो फॉर्मूला अंडर वैल्यू रहेगा तो माइनस करने का, ओवर वैल्यू रहेगा तो प्लस करने का। परसेंटेज क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, 20% है तो ज्यादा से 25 रहेगा, 10 रहेगा, 15 रहेगा, उतना ही रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा। नॉर्मल माइनस अंडर इज इक्वल टू गिवन। नाउ व्हाट इज गिवन? 80 नहीं 40, गिवन इज 40,000। हमें क्या फाइंड करना है? कितना टक्का अंडर वैल्यू है, मतलब 20 फाइंड करना है। पचैक नहीं करना, खैचैक इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन। याला काय म्हणतात कल्पिता? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन। खैचॅक म्हणजे काय? असं म्हणजे अंडर वैल्यूएशन इज नथिंग बट 20 into 40 divided by 80, that is equal to 0 0 गया, 2 1 जा 2 4 जा, 4 1 जा 4 10 जा, that is equal to 10,000। कितना आएगा? 10,000। अंडर वैल्यू ना, तो असेट अंडर वैल्यू क्या करते हैं? ऐड। मतलब कौन सा असेट है ये? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना है? 40। ऐड क्या? एप्रिसिएशन लिखो, कितना? 10। डेबिट में ऐड किया, डेबिट दूसरा इफेक्ट बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना? 10,000। अरे समझा क्या? सबसे डिफिकल्ट एडजस्टमेंट है ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। 99% स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता है। 99% स्टूडेंट्स हार्ड है इसके लिए। अभी इसके बाद एक और असेट का बोला है, मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%। मशीनरी भी 20% अंडर वैल्यू है। अभी मैं एक बार फ्रेश करता हूँ, फिर से एक बार करता हूँ। मशीनरी कितना दिया हुआ है? 80,000 इज गिवन। अरे बराबर है। अभी वापस से अंडर वैल्यू है, तो नॉर्मल माइनस अंडर इज इक्वल टू गिवन। अरे बराबर, नॉर्मल हमेशा रहता है अंडर 20% इज गिवन। व्हाट? 80% इज गिवन। वेरी गुड, 80% is given. Now 80% is how much? 80,000. Therefore 20% is how much? Cross multiplication. You have to multiply 80 into 20 divide by 80. ऐसा करना पड़ेगा। इधर देखो, 80 into 20 divide by 80 करेगा ना, तो आंसर आएगा 20,000। अब तुम लोग बोलेंगे सर आप कैलकुलेशन भी नहीं करते, आपको कैसे मालूम पड़ता है? जादूगर है क्या? मैं बोलेगा जादूगर नहीं है। 80 अगर 80,000 है तो 20,000 ही होएगा ना। उसके लिए मगजमारी क्यों करनी? अगर 80,000 है तो हर कुलदीप भाई 80,000 है ना तो 20 है ना, 20,000 होएगा ना भाई। क्यों? इजी से ना। हाँ, तो 20,000 होगा। अरे बराबर है। अभी ये 20,000 क्या है? अंडर वैल्यू है। तो बोलेगा सर हमारे को 20,000 तो आ गया, लेकिन मालूम ही नहीं पड़ता ऐड करना है। कैलकुलेट करते, लेकिन सर इफेक्ट क्या देने का मालूम नहीं। अरे इफेक्ट के लिए मंत्र है ना, अंधा और लंगड़ा। कॉलेज में बोलते को मैं अंधा और लंगड़ा, अंधा और लंगड़ा। इसको समझेगा नहीं। असेट ओवर वैल्यू लेस, तो असेट अंडर वैल्यू ऐड। तो कितना है? मशीनरी कितना है? 80 है। अंडर वैल्यू ऐड करने का है, एप्रिसिएशन कर दूं 20। बराबर, डेबिट में ऐड किया, डेबिट दूसरा ही। हाउ मच? 20,000। इजी के हार्ड? This is the most difficult part of this question. No, very good. This is the most difficult part. I have already this thing I have explained. I think in admission of partner. ऐसा मैंने पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है। क्या मालूम वो कौन सा सम था, बट वो सम है। तो वो सम का वीडियो का लिंक मैं शेयर करता हूँ। याद दिलाएगा कोई तो शेयर करूंगा, बाकी मेरे को याद नहीं रहता है। ये सम ऐसा कराया था मैंने, याद है मेरे को। मैंने वीडियो बनाया था अलग से, वो ये साइड लिया था कैमरा और बोला था अभी देखो ये साइड सॉल्व करके दिखाता, अलग से प्लांट ओवर वैल्यू करके कराया था। आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर इज लास्ट। थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, बाकी एडजस्टमेंट में कुछ दम नहीं, खाली इंग्लिश है। इजी। सी आई रीड द एडजस्टमेंट नंबर 6।
Mr. Rohan was entitled to share of profit up to the date of death. वाह वाह वाह, मतलब रोहन भाई मर गया ना तो उनको प्रॉफिट मिलेगा डेथ ऑफ डेथ तक, बराबर मिलेगा ही ना, मर गया तो मिलेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो मिलता है मरने के बाद। आगे, and it was decided that he may be allowed to retain his drawing as share of profit. Wow! It was decided that, इंग्लिश है, थोड़ा इंग्लिश है, देखो वापस से रीड करता हूँ। It was decided that he may be allowed to retain his drawing as share of profit. मतलब उसका जितना ड्राइंग है उसको उतना प्रॉफिट दे दो। फिर से रीड करो, तेरे को नहीं मिल रही, वापस से रीड करता हूँ। It was decided that he may be allowed to retain, उसको रिटेन करने पड़ेगा his drawings as share of profit, मतलब उसका जितना ड्राइंग है उसको सारा का सारा ड्राइंग उसको प्रॉफिट दे देंगे, लेकिन मालूम ही नहीं है ड्राइंग कितना है, 25,000 दिया है क्या? तो कुछ है ही नहीं। रोहन ड्राइंग टिल डेट ऑफ डेथ वाज 25,000। ओ माय गॉड, सो सिंपल, उसका ड्राइंग 25,000 है। ड्राइंग का इफेक्ट किधर आता है? शाबाश, बिल्ली इधर। ड्राइंग रोहन का 25,000 है, बरोबर। ये लोग दोनों का ड्राइंग नहीं है, रोहन भाई का ड्राइंग 25,000 है और उसका ड्राइंग जो है पूरा का पूरा ड्राइंग उसको प्रॉफिट में दे देने का है, मतलब बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में उसको ड्राइंग दे देने का है 25,000। एनी प्रॉब्स? कितना इजी। हम लोग को लग रहा था कि भाई कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फर्म का, साल का, महीने का, सब लोग ये सोच रहे थे, बट इतना इजी प्रॉब्लम में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बराबर है। सिर्फ एक ही चीज नहीं किया हमने, अंधा आदमी लाल लाल कपड़ों को रोज चमका भावनाओं में बह गया। असेट नहीं आएगा, लायबिलिटी कैपिटल बोलो सोहन का 20। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, जनरल रिजर्व है, बाय जनरल रिजर्व कितना? 13,500, 9,000, 4,000 और कुछ बिल्कुल हो गया। हाँ, और कुछ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट मीन्स सम इज, मतलब सम में क्या डिफिकल्ट था मालूम है? हाँ, अंधा और लंगड़ा या लूला जो भी बोल, और एक लूल, बहुत लूल लूल मतलब लाइबिलिटी अंडर वैल्यू लेस, लाइबिलिटी अंडर वैल्यू तो लाइबिलिटी ओवर वैल्यू। अरे समझ में आ रहा है? याद रखिए, लूल और, अरे गधे के मुंह, लूल और अंधा और लंगड़ा, लूल और अंधा और लंगड़ा, बाकी अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू तुम लोग आपस में समझ लो। अब लास्ट क्या करना है? बस करना है। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा क्लास में? बस ये 50,000 माइनस 18, 20, 30,000, 30,000 किसका? पार्टनर्स का। SRM how much? 15, 25, यहाँ डेबिट तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे कॉलेज वाला बोलेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बोले तुम लोग, वो रिवैल्यूएशन का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है, थोड़ा हम लोग डाउटी प्रॉफिट एंड लॉस 10 और कितना 5। अरे बराबर। अभी कौन मर गया? अपना कौन? रमेश मर गया। रमेश मर गया तो 10 74,000 माइनस, अगर रॉन्ग रहेगा तो मुंह माइनस 49,000 टू क्या? रमेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। एनी प्रॉब्स? ब्रैकेट में बॉयफ्रेंड, योर 25 34,500। शाबाश, जोर से लगिए, चलो
अरे बोलेगा 500 कहाँ से देख के बोल रहा है 63,500 will be to balance carried down. To balance carried down. Okay. So with this we stop.